अच्छा भाई, हमारे पास हमने अपने लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्डेड आपके पास पढ़ा है उसके अंदर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया अपने पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एस्पेक्ट से। अब हम कुछ इनकी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास किताब में एक टॉपिक है, जिस पेज पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। वो चार्ट आप लोगों ने आज ही सब ने लाजमी तौर पर देखना है। उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे पास बताया गया है कि मिक्सचर कैसे बन सकता है, सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड गैस का, गैस लिक्विड का, गैस सॉलिड का। ये आपके पास रिएक्शंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि मतलब कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर हम एक जो है वो मिक्सर अपने पास जनरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हम अपने पास कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस की जाने। देखिए भाई, हमारे पास एक सब्सटेंस था जो सॉलिड था। अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं, अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो वो कन्वर्ट होगा किस में? लिक्विड में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है आपके पास कि सॉलिड लिक्विड में आया, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? ये क्या अमल क्या है? सॉलिड क्या हुआ जो लिक्विड बन गया? कोई बताएगा मुझे? एवापोरेट। है? एवापोरेट हो गया सॉलिड? सॉलिड एवापोरेट हो गया भाई? नहीं सर, वो मेल्ट हो गया। तो एवापोरेट क्यों कह रही हैं आप? सर वो गलती से बोल दिया था। सॉलिड जो है वो जब हीट मिलती है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग। क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग, यानी कि किसी चीज का पिघलना। मेल्टिंग मतलब पिघलना। सॉलिड पिघलेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए, हमारे पास जो हेडिंग है आज की वो क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग तो समझ में आ गया, मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, आइए। कॉपी डाउन करो इसको फौरन से। कर लिया सर। स्टार्ट करते हैं, रुकिए। डेफिनेशन में कह रहे हैं द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स। यहाँ बड़ा अहम लफ्ज आ गया। ये जो लफ्ज आया है स्टार्ट्स का, ये बड़ा अहमियत ज़्यादा है। देखो, बात सिंपल सी है। हमने ये कहा कि भाई आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस
जब हीट किया जाता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, जब आप हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, सही है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मैंने सॉलिड को हीट किया और वो हीट होते ही फौरन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड को हीट किया और वो हीट करते ही फौरन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। जब भी हम कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं तो उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का, उस मैटर का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज होना स्टार्ट होता है। अच्छा, टेम्परेचर राइज होते 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 एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मैटर की स्टेट बदल जाती है, उसकी हालत बदल जाती है, वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। बात समझ में आई? अब ये आ जाता है से मुराद ये क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है, इस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बर्फ कितने पे पिघलती है, मैं पूछ रहा हूँ पानी कितने पे जमता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 1000। क्या है बेटा? आपके फ्रिज में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है? पानी 80। 8 में पढ़ के आए होगे ये वाली बात तो। वाटर, और ये मैंने शायद बताई भी है, वाटर का फ्रीजिंग 80। पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर जमता है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जमता है। बात समझ रहे हैं? किसी भी सब्सटेंस का, ये मतलब मैं ऐसे कह लूं कि ये वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, सही। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे, उससे नीचे उतरते गए, यानी कि -1, -2, -3, इस तरह से हम नीचे जाते गए तो ये बर्फ जमती जा रही है। अब सॉलिड स्टेट है बर्फ, क्या है, अब सॉलिड स्टेट है, अब बर्फ को हीट करेंगे, वो कन्वर्ट होगी लिक्विड में, तो प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग। सर आप मेल्ट कर रहे हैं, सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये बर्फ पिघलना शुरू होगी, ये सॉलिड बर्फ पिघलना शुरू होगी लिक्विड में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहेंगे आप मेल्टिंग पॉइंट, और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0। याद रखो, किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब याद रहेगी या नहीं याद रहेगी ये बात? किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब आगे की जानिब चलते हैं। ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अगली डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट के बाद हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो लिक्विड हम बना चुके थे, सॉलिड से हम लिक्विड में गए थे, सोचिए कि लिक्विड से अब हम जाते हैं गैस में, यानी कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं गैस में। ये जो प्रोसेस है, ये जो लिक्विड से गैस में जाने का प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बॉइलिंग। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस? बॉइलिंग। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस? बॉइलिंग कहलाएगा। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आई? यस सर। डेफिनेशन में कहते हैं एग्जैक्टली इससे सिमिलर लिखवाऊंगा, वरना इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन भी होती है।
एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जब किसी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो और वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए. लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट. लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग. क्या कहेंगे हम उसे? बॉइलिंग पॉइंट. बात यहां तक सबको समझ में आ गई या किसी के कोई मसाइल हैं? आ गई है सर समझ. आगे चलते हैं. देखो मैं एक छोटी सी चीज समझाऊं. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है जो हमने कल पढ़ी थी, वो ये कहती है कि जब आप किसी स्टेट ऑफ मैटर को आप हीट करते हैं, किसी भी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है. और मॉलिक्यूल्स के अंदर खास बिल्कुल खासी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स की अपनी जाती जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा. जब भी आप किसी स्टेट ऑफ मैटर को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है. बात यहाँ तक समझ में आती है? तो अब इसी से रिलेटेबल हमारे पास एक हेडिंग है, हम उसको देखेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे. हमारे पास नाम है इवेपोरेशन. स्टार्ट करूं इवेपोरेशन? Yes. Yes, sir. माइक बंद कर लो बेटा जिसका खुला हुआ है. बिल्कुल आपने गौर से इस चीज को लेकर चलना है और समझना है. साथ साथ कह रहे हैं द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन. जल्दी से कॉपी कर लो जो डेफिनेशन है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाता हूँ. सर कर ली. सबने कर ली भाई? Yes, sir. जी सर. चलिए आइए आगे बात करते हैं. कह रहे हैं द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स. एस्केप मतलब भाग जाना. फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की सरफेस से भाग जाना. क्यों भाग जाना? ड्यू टू द, वजह क्या थी? इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी को
किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे हैं कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस होगा तो क्यों होगा। देखो भाई, नीचे से हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, हम नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, पानी रखा हुआ है। अब पानी के अंदर मैंने लेयर्स दिखा दी हैं आपको डिफरेंट ना, पानी खैर ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पानी में फिर भी लेयर्स दिखा दी हैं कि भाई ये लेयर्स हैं। हमने हीट प्रोवाइड की, इस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी भर गई, इसने धक्का मारा ऊपर वाले इस मॉलिक्यूल को, इसमें एनर्जी भर गई। इसमें जब भरी थी तो इसने धक्का यहां मारा था, इसमें जब भरी तो इसने यहां मारा, इसने यहां मारा, सबने ऊपर ऊपर धक्के मारे। अब जब इसमें एनर्जी भर गई तो इसमें इसको धक्का मारा। ये क्या है? हीट एनर्जी आ रही है। मॉलिक्यूल्स को मिल क्या रही है? मॉलिक्यूल्स को मिल रही है हीट एनर्जी। मॉलिक्यूल्स को मिल क्या रही है? मॉलिक्यूल्स को मिल रही है हीट एनर्जी। लेकिन मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी का काम थोड़ी करेंगे, वो तो एनर्जी को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी में, उनको तो काइनेटिक एनर्जी दरकार है। खैर, बिलाखिर जब इसके अंदर एनर्जी भर गई, इसने धक्का मारा इस जानिब ऊपर इस मॉलिक्यूल में, अब ये आखिरी था, दिस इज द लास्ट वन, ये बिल्कुल बाउंड्री आ गई थी, सब धक्का मार मार कर ऊपर आ रहे थे। इसमें जब एनर्जी भरी तो इसने भी धक्का मारने के लिए जैसी ऊपर उठने की कोशिश की, ये लेयर से ही बाहर निकल गया। और जब ये बाहर निकला तो समझ लो ये लिक्विड से ही बाहर निकल गया मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ? द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल बाहर निकल गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वजह क्या थी? ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल स्केप कर गया, और ये जो स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये कहलाता है इवेपोरेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? नो सर। No, sir. कोई बात पूछनी हो? नहीं है। सही है, आगे चल। इवेपोरेशन मिटा दूं, रब कर दूं ये इवेपोरेशन? Yes, sir. चलिए आइए नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है उसका नाम है फ्यूजन। FUSION, फ्यूजन। हेडिंग डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। खासा दिमाग लगाकर समझने वाली चीज है ये।
कॉपी कर लो जल्दी से। कर दिया सर। सर वॉल्यूम और मास दोनों एक ही चीज है। क्या चीज? वॉल्यूम? वॉल्यूम और मास दोनों एक ही चीज है। नहीं नहीं बेटा, बहुत डिफरेंट चीजें हैं। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपेंस करना, मास मतलब वजन जो होता है। वॉल्यूम और वेट कह रही होंगी शायद आप। नहीं सर, मैं मास कह रही थी। नहीं, वो मास और वेट कह रही होंगी। वॉल्यूम और मास का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मास और वेट में सोचा जा सकता है कि ये सेम है। वॉल्यूम और मास का कोई ताल्लुक थोड़ी है। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करना, मास मतलब वजन उस चीज का। ये डेफिनेशन भी कॉपी कर लो, फिर बात स्टार्ट करते हैं। सर कर ली। अरे रुक जाओ भैया, बाकी कॉम भी कर ले। सर हो गया। सही है। अब देखो जरा डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कह रही है व्हेन द राइज इन टेम्परेचर इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब बढ़ता हुआ टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाए। देखो हर चीज जितनी हमने अभी पढ़ी ना आज की क्लास में, हर एक चीज दूसरी चीज से बिल्कुल अलग है। मेल्टिंग के अंदर जो प्रोसेस, मेल्टिंग हमने पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट हमने बेसिकली डेफिनेशन लिखी, मेल्टिंग के बारे में हमने सिर्फ देखा। जो प्रोसेस मेल्टिंग का होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज का पिघल जाना, यानी कि हीट की मदद से किसी भी चीज का पिघल जाना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या था भाई? टेम्परेचर का वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, वो होगा मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपने एवापोरेशन पढ़ लिया कि हीट मिली और हीट मिलने से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो गए। अब बात आ गई है फ्यूजन और वेपोराइजेशन की। ये दोनों बड़े अहमियत ज़्यादा हैं और इन दोनों में थोड़ी सी क्रिटिकलनेस भी देखने में आती है। अभी जो क्रिटिकलनेस देखने में आती है वो क्या मामलात हैं, देखो कह रहे हैं, जुमला बड़ा अहमियत ज़्यादा है। कहते हैं व्हेन द राइज इन टेम्परेचर, जब बढ़ता हुआ टेम्परेचर, व्हेन द राइज इन टेम्परेचर इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट, जब बढ़ते हुए टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जाए स्टेट को बदलने के लिए। बात नहीं समझ में आती? बढ़ते हुए टेम्परेचर से तो स्टेट बदलती है भाई। देखो मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मैं एक एग्जांपल इस तरह से देता हूं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री। अबे भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सारे अक्लमंद इसी क्लास में हैं। लूडो खेल रही हो क्या बैठ के? खैर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी होता है 0। खैर, तो फ्यूजन के अंदर बताया जा रहा है भाई कि
पानी, मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूं कि मैंने एक ऐसा चूल्हा डेवलप कर लिया कि वो जैसे आप स्टोव ऑन करते हैं वो ऑन होते ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, सही है। और पानी को बॉईल होने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, 100। तो आप क्या समझते हैं, मैंने पानी को रखा और स्टोव ऑन करा और ऑन करते ही पानी बॉईल हो जाएगा क्या? क्या लगता है आपको? वो जो थोड़ा टाइम लगेगा। स्टोव जो है, वो जो स्टोव है, वो स्टोव हमारा ऑन होते ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ऑन हुआ और ऑन होते 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी को बॉईल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पानी का होना जरूरी है। मुझे बताइए, क्या स्टोव ऑन करते ही पानी एवापोरेट हो जाएगा? क्या समझ में आती है आपकी बात? कॉमन। नो सर, नहीं होगा। क्यों, क्या वजह समझ में आती है इकरा कि क्यों नहीं होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों क्यों लगेगा टाइम, क्या वजह, पाए पक रहे हैं, क्या वजूहत है, टाइम क्यों लगेगा? सुनो, सर बोलो 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 बोलो। थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके एवापोरेशन होगी। क्यों होगी, टाइम क्यों लगेगा, मैं तो यही पूछ रहा हूँ इतनी देर से सर तुमसे। क्योंकि पानी ठंडा होगा। अच्छा, और वो जो चूल्हा डायरेक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है उसका क्या है? उस गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। सुनो, पानी एवेपोरेट होगा लेकिन काफी देर बाद जाके होगा। सर ये क्या बात हुई? आपने बोला पानी को एवेपोरेट होने के लिए, पानी को बॉईल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ये चूल्हा डायरेक्ट 100 डिग्री सेंट, बेटा ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है किसका है, चूल्हे का। पानी कब एवेपोरेट होगा, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पानी तब एवेपोरेट होगा जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अभी सिर्फ स्टोव का है टेम्परेचर, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब पानी का टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा तब पानी एवेपोरेट होना शुरू होगा। बात यहां तक समझ में आई? यस सर। आओ, अब एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बर्फ थी, बर्फ का एक टुकड़ा था, उसका टेम्परेचर था -12 मेरे पास ना। मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, -12 से मैं उसे ले गया -5 पे, फिर -5 से मैं ले गया उसे -2 पे। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं कम कर रहा हूं, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे? कम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, जिन्होंने जवाब दिया था ये कम कर रहे हैं। बेटा मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो ये मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाते जा रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी कहा भी मुंह से अपने कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। -2, और जैसे ही मैं 0 पे पहुंचा, भाई बर्फ थी, बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होती है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है अभी बताया था, जल्दी बता दो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू होती है। तो हम 0 पे पहुंचे। आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये सॉलिड 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 चल रही थी, ये 0 से लाइन एकदम सीधी ऊपर जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या समझते हैं हम? ऐसे ही होगा कि लाइन स्ट्रेट ऊपर लेकर जाऊं और सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्जन हो जाए, ऐसा होगा? नो। फिर क्या होगा? नो सर। फिर क्या होगा? सर थोड़ा टाइम बात होगी। बेहतरीन जवाब है। कुछ वक्त लगेगा मैं इस लाइन को इस अंदाज में बना दूं, कुछ वक्त लगेगा, और फिर उसके बाद ये लाइन ऊपर उठेगी, लेकिन अब जब उठेगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा 0 से ऊपर, मतलब 0 से ऊपर 2 पे नहीं गया, 0 के बाद फिर 5 पे नहीं गया, फिर 10 पे नहीं गया। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, देखो लाइन ऊपर नहीं जा रही, लाइन ऊपर नहीं जा रही, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रुक गया टेम्परेचर। तो आप क्या समझते हैं, ये जितनी देर टेम्परेचर यहां रुक गया, जितनी देर ये टेम्परेचर यहां पर रुक गया, क्या चूल्हे ने हीट देना बंद कर दी? नो। नो। तो हीट दे रहा है ना, लेकिन ये जो सब्सटेंस था ये अब इस मोमेंट पर इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस मोमेंट पर ये सब्सटेंस इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ में आती है?
इस हीट को इस्तेमाल कर रहा है अपनी हालत को बदलने के लिए। तो व्हेन द राइज इन टेम्परेचर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ती हुई हीट इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की हालत को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाए। किससे? सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, टेम्परेचर स्ट्रेट ऊपर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कुछ देर रुक गया, कुछ देर रुक गया। ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, स्टेट बदल रही है। एक सब्सटेंस सॉलिड था, अब वो लिक्विड में जा रहा है, उसकी हालत बदल रही है। इस दौरानिये में ये जितनी देर यहाँ पर टेम्परेचर ये रुका है, इतनी देर में हीट एब्जॉर्ब हुई है। हीट तो कंटिन्यूस आ रही थी, यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, उस एब्जॉर्ब हीट की वजह से ये सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में। बात यहां तक समझ में आती है? यस यस सर। सर। हमारी क्लास में तो खतीजा भी है। ओहो हाँ, खतीजा भी तो है। अच्छा, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यही फिनोमेना कह रहे हैं व्हेन द राइज इन टेम्परेचर। इधर भी टेम्परेचर तो बढ़ रहा था ना इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन हमने शो क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो सब्सटेंस का टेम्परेचर थोड़ी बढ़ा है। हीट तो आ रही है, हीट लगातार आ रही है, लेकिन सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा था। व्हेन द राइज इन टेम्परेचर इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सो दिस चेंज, अब ये जो चेंज आया है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, स्टेट बदल गई, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले गए। So this change is known as this change which occurs is known as fusion. इसे नाम दिया फ्यूजन का। इसी बात को जरा आगे लेकर चलते हैं। देखो, when the rise in temperature is used to change the state of matter from liquid to गैस। अब आप लिक्विड से कहाँ ले गए? गैस में ले गए। लिक्विड से कहाँ ले गए? गैस में। जैसे अभी सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, अब लिक्विड से गैस में ले गए। सो दिस चेंज विच ऑकर्स, ये जो चेंज पाया गया है, इसे नाम देंगे वेपोराइजेशन। क्या नाम देंगे इसे हम? वेपोराइजेशन का। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? जी सर। यस सर। एक Yes, लम्हा sir. मुझे, एक लम्हा मुझे दीजिए, एक बात मैं आपसे कर लूं जरा अहमियत वाली। अच्छा, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों बेटा, काइंडली जो है वो उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लाजमी तौर पर आप अपने पास रखिए, और सिर्फ रखिए मत, सजाकर उनको बराहे करम जो है वो आप देख जरूर लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे। सही है भाई? तो इंशाल्लाह हम लोग यहीं से मुलाकात करेंगे कल की क्लास में अपनी। सर हाँ बेटा बोलो खंसा। सर मैं ये बोल रही हूँ कि वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम जो है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो सर शेप भी तो स्पेस की ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर दोनों में क्या फर्क होगा? नहीं बेटा, बात में थोड़ा सा फर्क है, मैं समझाऊं। ये है इसका वॉल्यूम, इस ऑब्जेक्ट का। ये इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो मैं बनाने जा रहा हूं। ये इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब होता है जगह घेरना। शेप तो अलग अलग होते हैं भाई, शेप तो अलग अलग हो सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना, शेप का मतलब होता है शक्ल। इन दोनों बातों में फर्क है। ओके आप सर। सामने ही देख रहे हैं अपने। सही है? तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बात को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।